हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एपिसोड 1 है और आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। Now let's talk about the introduction of the chapter, which is the first topic. So guys, यहाँ पर लिखा है around 500 years before Christ, Indian philosopher Maharishi Kannad postulated the theory if we go on dividing matter, यानी अगर हम matter को divide करते रहें आगे, matter यानी पदार्थ जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, we will obtain smallest particle, यानी हमें डिवाइड करते करते एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा बियॉन्ड विच, जिसके बाद आगे हम फर्दर डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी उसके बाद की डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। और उस पदार्थ को जब हम डिवाइड कर रहे हैं जो लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा, इन्होंने नाम दिया था उसे परमाणु, यानी जिसको हम आगे जाके एटम्स बोलते हैं उसका नाम उन्होंने दिया था परमाणु, क्योंकि ये इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, जो पहले के ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ये दोनों फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो दोनों फिलोसोफर्स थे, तो इन्होंने इस परमाणु को एटम्स का नाम दिया, कॉल दीज पार्टिकल्स, यानी इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम्स का, तो हम इन्हें एटम्स की तरह जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटोइने एल लेवॉइजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस। अब ये जो एंटोइने जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केमिकल साइंस की, यानी जो भी हमारे एटम्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए थे, यानी 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज इस्टेब्लिश किए थे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 2 लॉज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक विच वॉज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो केमिकल कॉम्बिनेशन के हमारे पास 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो हम इन्हें एक एक बार पढ़ेंगे इंडिविजुअली। सो गाइज, ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे, जो ये इस्टेब्लिश किए गए, ये लेवॉइजर एंड प्राउस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसके बाद ये लॉज इस्टेब्लिश किए गए। सो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास यानी कंजर्वेशन ऑफ मास से वर्ड आता है मास, यानी ये लॉ जो है वो मास से रिलेटेड है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास से रिलेटेड है। इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ये लॉ कहता है कि जो मास है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कि अगर कोई जो वुड है, वुड को हम जला रहे हैं, तो ये जो है अगर ये 20 kgs है, तो जब ये इसको हम इस पर हम फायर, यानी इसको फायर स्टार्ट कर देंगे, इस पर जो लकड़ी जलने लगेगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी जो एशेस बनेंगी और स्मोक बनेगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ये जो चीज़ें बनने वाली हैं इनका टोटल सम जो होगा वो 20 kg ही होगा, इससे कम नहीं होगा। यानी जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट्स में भी दिखता है। सो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने आपको इधर बताया कि 20 kg अगर वुड है तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो उन सब का जो सम होगा वो 20 kg ही होगा। ये रिएक्टेंट साइड है और ये है प्रोडक्ट साइड। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी दोनों रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है ए बी।
सो इसमें क्या होगा, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज़ इक्वल टू मास ऑफ AB होगा। वही ये सेम एग्जाम्पल इससे अप्लाई हो जाता है। ये जो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट एक लिखी है, इसका सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है मैंने आपको। सो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ। लेट्स सी द सेकेंड लॉ विच इज़ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। कॉन्स्टेंट यानी सेम एंड प्रोपोर्शंस यानी जो उसकी रेशो होती है, सब्सटेंसेस की रेशो। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion. जैसे कि H2O की बात करें, H2O is water। अब ये जो water है इसमें जो elements present है यानी H हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन, ये जो present है ये हमेशा एक definite proportion यानी constant सेम proportion से present होते हैं by mass, यानी इनकी जो mass की रेशो होती है वो हमेशा constant होती है, सेम होती है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवोइजियर। ये लॉ लेवोइजियर ने दिया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं 18 ग्राम ऑफ H2O, यानी अगर 18 ग्राम ऑफ H2O फॉर्म हुआ है तो वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। इससे आप देख सकते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, अगर 9 ग्राम ऑफ H2O है तो वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से बना होगा। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को अगर आप कंपेयर करें और रिलेट करने की कोशिश करें तो देखिए इसकी रेशो सेम आएगी, 2/16 अगर आप करें और साथ ही में 1/8 करें। यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हुई है, तो इसको भी कैंसिल आउट करके 1/8 ही आएगा, यानी इनकी जो रेशो है वो इक्वल आ रही है। दैट मीन्स कि जितना भी हम वाटर लेंगे तो उसका जो रेशो होगा बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होंगे वो हमेशा 1:8 के प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होंगे एट ऑल टाइम्स, एट ऑल प्रोपोर्शंस, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हम लें। तो यही एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। यहाँ पे लिखा है मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, जब आप करेंगे तो 1/8 आता है, ऐसे इसके लिए भी 1/8। सो 1/8 वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑल राइट, सो गाइज लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड विच इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने ये थ्योरी निकाली थी एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से ऑल मैटर यानी सारे मैटर, वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो एक एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर हो, वो सभी स्मॉल पार्टिकल से कंपोज्ड होते हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बने होते हैं और उन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम्स का, जिसके बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। सो गाइज उन्होंने 6 पोस्टुलेट्स दिए यानी कुछ स्टेटमेंट्स दी जो कि उन्होंने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से बताई थी हमें। सो हम उनकी 6 स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं, उनके पोस्टुलेट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो सारे ही मैटर हैं, हर कोई जो भी एक मैटर है यानी कुछ भी, ये पेन, ये बोर्ड, ये सब मैटर है, ये मैटर से बने हैं। और मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हैं जिनका नाम है एटम्स। सेकेंड पोस्टुलेट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो कि जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उससे और छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता। विच कैनॉट बी क्रिएटेड, जिसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, ना वो क्रिएट हो सकते हैं ज़्यादा, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास इन अ केमिकल रिएक्शन। सो गाइज ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके हिसाब से भी यही होता है कि जो कोई भी एक एलिमेंट होता है वो अपने एक केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में, मास उसका हमेशा आइडेंटिकल रहता है, यानी सेम मास रहता है, प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में भी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, यानी जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो मास होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी डिफरेंट मास भी होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी
डिफरेंट होंगी, क्योंकि कोई भी डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती हैं जनरली। कई एलिमेंट्स की मैच करती है लेकिन सबकी नहीं करती। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, यानी जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो एक स्मॉल होल नंबर्स की रेशो में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा H2O एक कंपाउंड है, हमने इसकी रेशो देखी थी कि इसकी रेशो क्या होती है 1:8। ये हमेशा 1:8 की प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं। सो ये एक होल नंबर की रेशो है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। जो भी नंबर ऑफ एटम्स या फिर काइंड्स ऑफ एटम यानी टाइप ऑफ एटम्स जो हैं आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक गिवन कंपाउंड में, अब सपोज ये जो H2O का कंपाउंड है इसमें हमें पता है कि हमेशा दो एटम्स ही रहेंगे H के और एक रहेगा O का। सो ये एक नंबर और एक काइंड्स ऑफ एटम्स कांस्टेंट है। यहाँ पर H2O के लिए हमें हाइड्रोजन के एटम्स 2 चाहिए और ऑक्सीजन के 1 एटम चाहिए। कोई और अगर एलिमेंट यहाँ पे हम लगा दें तो वो H2O नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा। सो गाइज ये थे हमारे 6 postulates ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। So guys, thank you so much for watching this video, and guys, keep sharing. I'll see you guys in my upcoming video. Don't stop until you are proud of yourself.